तो बच्चों क्लास 12th के आपके पहले चैप्टर का 9th लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर से पहले 8वें लेक्चर में आपको पता है कि हम लोग हेलो एरिन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको CX बॉन्ड का जो नेचर होता है उसके बारे में डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे क्लोरोबेंजीन के या हेलो एरिन के निर्माण के बारे में। जैसा कि कुछ रिएक्शन, जैसे मान लो कल रिएक्शन हमने आपको बता दिया था, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें किस प्रकार बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया गया और उसकी क्रिया विधि, उसका मैकेनिज्म भी देख लिया गया। अब हम लोग दूसरा मेथड आज पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि हेलो एरिन का निर्माण होगा। और दूसरा मेथड है बच्चों क्लोरोबेंजोइक अम्ल से या क्लोरोबेंजोइक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, या इसको हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो पहले ये समझिए कि क्लोरोबेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है लेकिन इसमें COOH फंक्शन लगा हुआ है, तो इसी कंपाउंड को कहते हैं क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब इस क्लोरोबेंजोइक अम्ल का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये सोडा है, ये लाइम है, हीट कर देंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर पहले प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां सोडियम जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन यदि फिर से सोडा लाइम के साथ कराया जाए तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से COON और इसका NaO बाई प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और ये H इसी में फिर से जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब यहां प्राप्त हुआ आपको क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजोइक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन से यानी विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन। ये आपका दूसरा मेथड था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे गटरमान अभिक्रिया से। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोरोबेंजोएट। इसका नाम नीचे मैं लिख दिया हूं, आपको याद रखना होगा। इसका नाम सोडियम क्लोरोबेंजोएट है। अब गटरमान अभिक्रिया से कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, इसका डेफिनेशन दिया जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर की क्रिया से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी क्रिया से आप चाहेंगे तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो इसका पहले तो ये देखिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, N2+Cl-। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इसका कॉपर पाउडर लेकर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, नाइट्रोजन बाहर हो जाता है और इस तरीके से आपको प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है गटरमान अभिक्रिया। तो ये आपकी तीसरी अभिक्रिया थी जिसके द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है।
अब बच्चों हेलो एरीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी चौथी अभिक्रिया होगी और एनसीईआरटी में भी आपको देखेंगे तो यहीं से पहले स्टार्ट किया हुआ है और इस रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। इसको कहते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। तो सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। अगर गटरमान अभिक्रिया द्वारा हम लोगों को ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो कॉपर पाउडर के साथ HCl के जगह पे हमें HBr का प्रयोग करना होगा। इस विधि द्वारा आइडोबेंजीन नहीं बनता। सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा कैसे सेंड मेयर रिएक्शन से बनाएंगे क्लोरोबेंजीन? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है बच्चों डाई एजोटीकरण। इसको डाई एजोनीकरण या डाई एजोटीकरण भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में डाई एजोटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ कराई जाती है तो बेंजीन डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। यहां पर जरूरी नहीं कि HCl का ही प्रयोग किया जाए। यहां HCl के जगह पे आप HNO3 या H2SO4 का प्रयोग कर सकते हैं और इन दोनों की अभिक्रिया से आपको HNO2 जरूर प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे ये रिएक्शन होगा। यहां पर NH2 यानी ये कंपाउंड आपका बच्चों एनिलीन है और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो यहां पर HCl लेंगे तो यहां Cl जुड़ेगा ही। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है N डबल बॉन्ड NCl, इस पर प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज होता है। इसी को N2 प्लस Cl माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है और यहीं से स्टार्ट होती है सेंड मेयर अभिक्रिया, यानी ये दूसरा पार्ट है इसका, सेंड मेयर अभिक्रिया। और सेंड मेयर रिएक्शन में कराया क्या जाता है? सेंड मेयर रिएक्शन में इसी नाइट्रोजन को यहां से बच्चों बाहर निकाला जाता है और जब नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा तो आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन Cu2Cl2HCl, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहां प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन के बनाने के मेथड को, बनाने की विधि को हम लोग कहते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। नाइट्रोजन यहाँ पे निकलने वाला समूह है, गैस के रूप में होता है, तुरंत जो है बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप भी कहा जाता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बच्चों। मैं आपको बताऊंगा कि डाइजोनियम लवण के द्वारा आप बहुत सारे हेलो एरीन बना सकते हो, अलग अलग टाइप के हेलो एरीन बना सकते हो। अब स्पेशली मैं देखिए आपको, चूंकि सेंड मेयर रिएक्शन में
क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनाया जा सकता है। तो सेंड मेयर रिएक्शन तो यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन अदर्स भी मेथड हैं जो कि डाइजोनियम सॉल्ट से आपको हैलो एरीन बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए, या और भी अदर भी कंपाउंड्स जो हैं वो बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया N2+Cl-। ये आपका कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अगर इस रिएक्शन में कॉपर पाउडर और HCl यूज करें तो इस कंपाउंड में प्राप्त होगा हमें क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन सब में बाहर निकलेगा। कॉपर पाउडर और HBr का प्रयोग करें तो इस रिएक्शन में बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। Cu2, Cl2 और HCl का प्रयोग करें 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो यहां भी आपका बना क्लोरोबेंजीन। Cu2, Cl2 या CuCl2 भी लिख सकते हो, HBr यूज करोगे तो यहां आपका कंपाउंड बनेगा बच्चों ब्रोमोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है गटरमान अभिक्रिया। इसको गटरमान अभिक्रिया कहते हो। और ये दोनों जिस मेथड से बनते हैं उस रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर अभिक्रिया इसको कहा जाता है। यदि हम पोटेशियम आयोडाइड लेकर के रिएक्शन कराएं तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ बनता है बच्चों आइडोबेंजीन। यदि इसको हम लोग H2O डाल करके हल्का वार्म कर दें, गर्म कर दें तो यहां पर कंपाउंड बन जाता है फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? फिनॉल यहां बनता है। यदि इसको हम लोग H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड के साथ गर्म करें तो यहां जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है बेंजीन। ठीक है। यदि हम लोग हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड का प्रयोग करें, HBF4 का प्रयोग करें तो इस कंपाउंड में आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। लेकिन ये नेमिंग रिएक्शन है और इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है स्कीमान अभिक्रिया। तो यहां पर सोचिए कि डाइजोनियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके द्वारा बहुत सारे कंपाउंड्स फिर से बनाए जा सकते हैं। चूंकि हम लोग हैलो एरीन की बात कर रहे हैं तो देखिए डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, यहां तक कि आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा। इससे आप नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं, बेंजीन भी आप बना ले रहे हैं। तो एक तरह से सारे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड लगभग आप इसके द्वारा बना सकते हैं, यानी उसके बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है। अब अगली विधि की बात करेंगे बच्चों, क्लोरोबेंजीन की बनाने की या हैलो एरीन के बनाने की अगली विधि की बात करेंगे और इस विधि का नाम है राशिक विधि या राशिक प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ज्यादा मेथड नहीं है हैलो एरीन बनाने के, लेकिन जो भी हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं राशिक विधि की। और राशिक विधि एक तरह से यह क्लोरोबेंजीन के बनाने की व्यापारिक विधि है। इसको कॉमर्शियल मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में बेंजीन का वेपर लेते हैं, बेंजीन का वाष्प लेते हैं और उसकी अभिक्रिया HCl और वायु के साथ कराते हैं। तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर आयरन के उपस्थिति में कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन। तो ये भी एक हैलो एरीन के निर्माण की प्रमुख विधि है।
अब हेलो एरिन के निर्माण की सारी विधियां खत्म हो गई बच्चों। जितने भी मेथड थे आपकी एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ मेथड मैंने बता दिए हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने में वो भी आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यहां पर अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे बच्चों, भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि हेलो एरिन का भौतिक गुण क्या है, फिर उसके बाद रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो भौतिक गुण में बात करेंगे तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी क्लोरो, ब्रोमो और आइडोबेंजीन रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं। कोई इनका कलर नहीं होता, कोई इनका गंध नहीं होता, ऑर्डरलेस होते हैं, ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे बच्चों गलनांक एवं क्वथनांक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये आपके क्वेश्चन होंगे गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक की जब बात करेंगे बच्चों, तो अगर एरिल समूह समान है, जैसे सब में AR का मतलब होता है C6H5, यहां पे अगर आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और फिर बेंजीन, तो इसमें सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक किसका है? आइडोबेंजीन का है, क्योंकि इसका अणु भार ज्यादा होता है। यदि हैलोजन समान हो गए तो एरिल हैलाइड का जिस तरीके से अणु भार बढ़ेगा, अणु भार बढ़ने के साथ साथ इनका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा। यदि समावयवी हैं, यहां लिख सकते हो समावयवी डाई हैलो बेंजीनों में पैरा समावयवी का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे उच्च होता है, क्योंकि यह सममित होता है तथा अपने क्रिस्टल जालक में पूरी तरह से फिट बैठता है। इसलिए पैरा समावयवी का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। यह आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आर्थो और मेटा समावयवी की तुलना में उच्च होता है। सबसे कम किसका होता है बच्चों? सबसे कम मेटा वाले का होता है। यह आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और इस तरीके से ये आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। मेटा ये हो जाएगा। तो बच्चों गलनांक और क्वथनांक के क्रम में हम लोग बात कर रहे थे कि इसके जो आइसोमर्स हैं डाइहेलोबेंजीन के, उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप देखते हैं कि इसमें पैरा आइसोमर्स का, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक इसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक तो पहले सममित है, सिमेट्रिकल है, ये अपने क्रिस्टल लैटिस में पूरी तरह से फिट बैठता है। और जब ये अपने क्रिस्टल लैटिस में पूरी तरह से फिट बैठता है तो इसको ब्रेक करने में, इसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस वजह से इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मैं जो ये बात बता रहा हूं इसको ध्यान से सुन लो बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में पूछा गया है। एनसीईआरटी में पूछा गया है कि पैरा समावयवी का गलनांक और क्वथनांक आर्थो और मेटा समावयवी से अधिक होता है, क्यों? तो आप आंसर सीधा यही बताना कि पैरा समावयवी सममित होता है
यह अपने क्रिस्टल जालक में पूरी तरह से फिट बैठता है, जिस कारण इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते। तो गलनांक और क्वथनांक के बाद अब बात करते हैं बच्चों हम लोग सॉल्युबिलिटी की, विलेयता की बात करते हैं। जैसे एल्किल हैलाइडों के विलेयता की बात की गई थी, हैलो एल्केन के सॉल्युबिलिटी की बात की गई थी, और उसमें बताया गया कि जितने भी हैलो एल्केन होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि हैलो एल्केन का नेचर ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, उसके बावजूद भी इनको वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, वाटर में इनको विलेय होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जल में विलेय नहीं होते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में विलेय हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एल्किल हैलाइडों की जो विलेयता है वो जल में नहीं होती, कार्बनिक विलायकों में उनकी विलेयता अधिक होती है। तो उसी प्रकार विलेयता में भी हम लोग यही वर्ड लिखेंगे, इसमें हैलो एरीन में भी क्या लिखेंगे? हैलो एरीन ध्रुवीय यानी पोलर ध्रुवीय यौगिक है, फिर भी यह जल में अमिश्रणीय होता है, फिर भी यह जल में अमिश्रणीय होता है यानी अविलेय होता है जल में। तो इसका कारण यह है, जो एल्किल हैलाइडों के लिए भी यही कारण है, इसका कारण यह है कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। जिस प्रकार एल्किल हैलाइड भी ध्रुवीय होकर के जल में विलेय नहीं हो पाते, उसके पीछे भी यही कारण होता है कि और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं या हैलो एरीन होते हैं, ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलेय होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन साफ आप यही बताओगे कि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाने के कारण जल में अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इनके विलेयता की, और यही सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी रहेगा। अब रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। इसके रासायनिक गुणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में इसके रासायनिक गुणों को विभाजित किया जा सकता है, और उसमें पहला होगा CX बंध की अभिक्रियाएं। कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है उसके कारण अभिक्रिया। अगर ये CX बंध, मैं आपको कल भी बताया था, यदि बेंजीन जो ये कार्बन है इसके साथ अगर हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा है तो इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके वजह से यहां पर आंशिक द्विबंध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कठिनाई से होती है। लेकिन जहां पर CX बंध में अनुनाद नहीं पाया जाता, जैसे RX के बीच है, एल्किल हैलाइड के बीच है, यहां रिजोनेंस नहीं होता, अनुनाद नहीं होता, तो यहां पर इस पे संकरण भी sp3 होता है, लेकिन यहां पे कार्बन पे संकरण sp2 होता है। यहां आंशिक द्विबंध पाया जाता है, यहां आंशिक द्विबंध नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं, जबकि ये कंपाउंड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देते हैं।
तो बच्चों यहाँ रासायनिक गुण में बात करेंगे कि इसके रासायनिक गुणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और पहला है CX बंध की अभिक्रिया। तो CX बंध चूंकि इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकता है। दूसरी अभिक्रिया है बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन रिंग में भी आप देखिए डबल बॉन्ड है और यहां भी कार्बन के साथ बहुत सारे हाइड्रोजन यहां पे जुड़े हैं, सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो बेंजीन नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देता है, जो बेंजीन की तुलना में मंद होता है, धीमा होता है, तथा प्रतिस्थापन इसके आर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है। यानी कल के लेक्चर में, लेक्चर आपके 8वें लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार हैलो एरीन आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस कारण होता है? ये दो तरह का प्रभाव प्रदर्शित करता है, +M प्रभाव और -I प्रभाव। चूंकि ये सक्रियता नाशक समूह इसके पास है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की भी क्षमता रखता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कार्य करता है, लेकिन चूंकि इसका जो +M प्रभाव है वो -I प्रभाव से प्रबल होता है, इस वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता, अन्यथा मेटा डायरेक्टिंग होता। ठीक है, तो अब हम लोग पहली अभिक्रिया पढ़ने जाएंगे, वो क्या होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या CX बंध की अभिक्रिया पहले पढ़ेंगे। तो इसकी पहली अभिक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और इसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपको पता है इस अभिक्रिया में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कार्बन और इस हैलोजन के बीच, ये C और X के बीच, यहां जो C है, यहां जो C है और इस हैलोजन के बीच ये जो बंध टूटता है, ये होने वाली अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि आसानी से नहीं होता है। क्यों आसानी से नहीं होता है? क्योंकि जब ये हैलोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जब ये अनुनाद में भाग लेते हैं तो यहां पर आंशिक द्विबंध बनाने की प्रवृत्ति आ जाती है। और इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग देख चुके हैं। फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूं। इस हैलोजन पर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, इसी तरीके से ये शिफ्ट होगा यहां पर और ये यहां शिफ्ट करेंगे। यहां लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां बॉन्ड डेवलप होगा डबल बॉन्ड X+। इसके बाद फिर से इसको यहां शिफ्ट करेंगे, ये वाला पार्ट यहां जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड X+। इसको यहां शिफ्ट करेंगे, ये वापस जाएगा, तो इस तरीके से फिर उसी तरह का स्ट्रक्चर यहां डेवलप हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और इस हैलोजन के बीच आंशिक द्विबंध यहां पर उपस्थित है, और आंशिक द्विबंध बनने के कारण यह अभिक्रिया आसानी से नहीं हो सकती। ठीक है, इस अभिक्रिया को कराने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, और वही अभिक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें कार्बन और जैसे हम लोग चूंकि क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लेकर के सारी अभिक्रियाओं को दिखाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, और यही इसका रासायनिक गुण है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपकी जो पहली अभिक्रिया है इसको डाउज रिएक्शन भी कहते हैं, या इसको डाउज प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, NaOH या KOH एक्वस मीडियम में ले सकते हो। उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप ले सकते हो। तो इस ताप पर सबसे पहले बच्चों बनता है, और इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो हाइड्रोलाइज हो जाता है, जो जल अपघटित होकर फिनॉल का निर्माण करता है।
सोडियम फिनॉक्साइड के जल अपघटन द्वारा फिनॉल बनता है। इस कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक द्विबंध, इस लोन पेयर के यहां शिफ्ट हो जाने के बाद आंशिक द्विबंध यहां आ जाता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता, इसलिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इस रिएक्शन को कराते हैं। और वैसे भी कंडीशन में तुरंत एक ही स्टेप में फिनॉल नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी तुरंत यहां से ये Cl विस्थापित तो हो गया, लेकिन इसका पहले ONA पार्ट यहां आके जुड़ जा रहा है और इस कंपाउंड का नाम हो जा रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसके जल अपघटन के द्वारा प्राप्त हो रहा है फिनॉल। तो दूसरा इसका रिएक्शन है बच्चों अमोनिया अथवा सोडामाइड। NaNH2 फार्मूला होता है सोडामाइड का। अमोनिया अथवा सोडामाइड अथवा पोटास एमाइड भी इसको कहते हैं, से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति लेते हैं और ये अमोनिया का 2 मोल लेते हैं उच्च ताप और उच्च दाब पे जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका Cl विस्थापित हो जाता है और इसका NH2 समूह इसमें जुड़ जाता है और इस प्रकार यहां पर जो कंपाउंड है उसका नाम होता है एनिलीन, प्राप्त होता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर और क्यूप्रस क्लोराइड निकल जाते हैं। यही अभिक्रिया अगर सोडामाइड या पोटास एमाइड, यहां पर आप चाहें तो KNH2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो फिर यहां बनता है एनिलीन और यहां पर NaCl, और यदि आप KNH2 का प्रयोग करेंगे तो KCl यहां पे बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो ये 2 अभिक्रियाएं हो गई जो कार्बन और क्लोरीन के बीच होने वाली अभिक्रिया है। और ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ही हैं। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे और तीसरी अभिक्रिया है साइनाइड द्वारा विस्थापन। Cn- द्वारा किस प्रकार हैलोजन को विस्थापित किया जाएगा और यहां पर साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड किस प्रकार प्राप्त होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CuCN कॉपर साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 50 वायुमंडल दाब पर कराई जाती है तो साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हो हैलो एरीन का यहां से Cl विस्थापित होगा, उसके जगह पे Cn जुड़ेगा और बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त होगा CuCl, या इसी को Cu2Cl2 भी कहा जाता है। तो ये फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन बनाने का भी प्रोसेस हो गया। तो मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों, और मैग्नीशियम धातु के साथ किसी भी हैलो एरीन का यदि अभिक्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में तो यहां पर Mg इसमें जुड़ जाएगा और इस प्रोडक्ट को आप सभी लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में इसको जाना जाता है। जैसे RMgX और R के जगह पे एल्किल ग्रुप होता है और यहां पर एल्किल ग्रुप ना होकर एरिल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसका नाम वही रहता है, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से ही जाना जाता है। अगली अभिक्रिया है बच्चों फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलो एरीन का। इसका क्या नाम है? फिटिंग रिएक्शन। क्या है? जब क्लोरोबेंजीन या हैलो एरीन, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ
सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो डाइफेनिल या डाइफेनाइल यौगिक प्राप्त होता है। यौगिक प्राप्त होता है तो यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे ये कंपाउंड आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है बच्चों। सोडियम मेटल ले लिया, क्लोरोबेंजीन यहां पर 2 मोल ले लिया। डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हो, 2 मोल अलग अलग लेके भी दिखा सकते हो। ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। यहां से आपका निकल गया सोडियम क्लोराइड और ये दोनों फेनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गए। तो फेनाइल ग्रुप के जुड़ते ही इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों डाइफेनाइल, या इसको कहीं कहीं बाइफेनाइल के नाम से भी जाना जाता है, या डाइफेनाइल भी इसको कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी क्रम में एक 6वां रिएक्शन है बच्चों, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब आप देखेंगे कि एल्किल हैलाइड में आपको वुड्स अभिक्रिया में पढ़ा चुका हूं। वुड्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की होती है। तो मैं जब रिएक्शन इसका कराऊंगा तो देखिए सबसे पहले कैसे रिएक्शन होगा। पहले स्टेटमेंट देते हैं, जब एल्किल हैलाइड या मान लीजिए इसके जगह पे CH3Cl ले लिया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन या इसी को आप कहते हो हेलोएरीन के साथ ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर स्टेटमेंट दे दिया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन बच्चों कैसे हो रहा है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इसमें हम लोग 1 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं यानी RX लेते हैं, और ये रिएक्शन भी सोडियम मेटल की उपस्थिति में यानी सोडियम मेटल के साथ होता है, और इसमें 1 मोल हम लोग हेलोएरीन लेते हैं। अब देखिए 1 मोल हेलो एल्केन और 1 मोल हेलोएरीन लिया गया, और यहां पर भी ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई। तो यहां पर देखिए ये R इसमें जुड़ेगा, तो इस बेंजीन रिंग से जब R जुड़ेगा बाकी बाई प्रोडक्ट 2NaX बनेगा। तो इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एल्किल बेंजीन या एल्काइल बेंजीन के नाम से इसको जानते हैं। अब इस R के जगह पे अगर हम लोग CH3 ले लें और X के जगह पे हैलोजन कोई ले लें, सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराएं और यहां पर भी क्लोरोबेंजीन का प्रयोग कर लो, और ईथर के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए यहां से फिर 2NaCl बाहर हो गया और ये CH3 इसमें जुड़ गया। तो बेंजीन के साथ जब CH3 जुड़ा तो इस कंपाउंड का नाम मेथाइल बेंजीन या इसका कॉमन नेम टॉलुइन होता है। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि वुड्स रिएक्शन का भी प्रयोग किया गया है, फिटिंग रिएक्शन का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए इस रिएक्शन को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक गुण यहां पर हेलोएरीन का चल रहा है,
और इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख करके नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और कन्वर्जन करना भी आपको सिखाऊंगा।